हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जरा देखिएगा, जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे क्लास 10th का, उसको हम लोग कहाँ तक देख लिए थे। तो हम लोग शायद देख चुके थे हम लोग की समतल दर्पण से संबंधित जो टॉपिक के थे, और नोट करके मैंने आपको बताया था उतना हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। आज हमको पढ़ना था ये कि गोलीय दर्पण क्या है। क्या गोलीय दर्पण? तो कहेंगे सर गोलीय दर्पण क्या है, और गोलीय दर्पण को आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है और किस प्रकार कह सकते हैं कि सर दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सब चीजों को आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर गोलीय दर्पण पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे तो गोलीय दर्पण कहेगा तो कहेंगे किसी कांच के खोखले गोले के एक कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं जिसके एक भाग पर कलई की गई होती है, कलई की गई होती है, और दूसरा भाग चमकीला होता है, चमकीला होता है, तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या कि किसी कांच के खोखले गोले का के एक कटे भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसके एक सिरे पर कलई की गई होती है और एक सिरा जो होता है वो चमकीला होता है, तो वह भाग हम क्या कहते हैं, तो उस भाग को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम आपसे कहे, आज के बाद अगर कोई पूछेगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक भाग पर कलई की गई होती है और दूसरा भाग क्या होता है, चमकीला होता है। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए, तो कहेंगे कि इस स्थिति में क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए हम आपसे कह दे कि गोलीय दर्पण किसे कहते, तो हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक भाग पर कलई की गई होती है और दूसरा भाग चमकीला होता है। जरा मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा क्या कि जो कांच का खोखला गोला लिया जाएगा वो खोखला होगा, चूड़ी नुमा होगा। अगर मान लीजिए, अगर हम आपसे कह दे कि मान लीजिए कांच का खोखला गोला ये है, तो चलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी कांच का खोखला गोला अगर ये है, तो हम आसानी से कह सकते हैं सर कांच का खोखला गोला ये है और इसका एक कटा हुआ भाग होता है। कटे हुए भाग को मतलब समझिए, अगर हम आपसे कह दे कि मान लीजिए अगर इतने भाग को काट करके निकाल दिया जाए, क्या किया जाए, काट करके निकाल दिया जाए। अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए इस कांच के खोखले गोले में से इतने भाग को हम लोग काट के क्या कर लिए, निकाल लिए। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो इतना भाग काट करके निकाले, तो उस स्थिति में हमको ऐसा मिला कि नहीं मिला, तो कहेंगे सर मिला। एक बात का ख्याल रखिएगा, हमने कहा क्या कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। तो कटा हुआ भाग, इस कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग हमने ये निकाल लिया। अब इसके एक भाग को कलई कर दिया जाए। एक भाग को कलई करने का मतलब, मान लीजिए इधर वाले भाग को क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है या कलई कर दिया जाता है।
तो इधर से कोई चीजें दिखाई नहीं देगा। तो ये जो भाग होगा, जो धंसा हुआ भाग होगा, वो क्या हो जाएगा? चमकीला हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि सर अगर ये ऐसा रहेगा तो उस स्थिति में कि जरूरी है कि उभरे हुए तल को कलई करेंगे, तो हम किसको करेंगे? तो हम कहेंगे सर दबे हुए तल को भी कह सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। हमने कहा क्या? हमने यही कहा कि जब किसी कांच के खोखले गोले के एक कटे हुए भाग को एक भाग पर कलई कर दिया जाए और दूसरा भाग चमकीला हो जाता है तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी अगर इधर पेंट, मान लीजिए एक कांच का खोखला गोला ऐसा ले लिए और उसमें से एक भाग को काट करके क्या कर लिए? निकाल लिए। और इस प्रकार निकाले तो दो तल होगा। या तो एक बार इसको पेंट कर दीजिए, और जब पेंट करेंगे तो इधर से प्रकाश दिखाई देगा क्या? इधर से नहीं दिखाई देगा। हम देखेंगे किधर से, तो कहेंगे सर इधर से। उस स्थिति में प्रकाश इधर पड़ेगा और यह भाग चमकीला, अंदर वाला भाग चमकीला हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम दबे हुए तल पर कलई कर देते हो, ये जो उभरा हुआ भाग होगा वो चमकीला हो जाएगा। तो हम यह बात कह सकते हैं कि सर गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो कहेंगे सर गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके एक भाग पर कलई कर दिया जाए तो दूसरा भाग चमकीला हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। तब तो कहेंगे सर गोली दर्पण तब तो दो प्रकार का होगा। हाँ, दो प्रकार का होगा। कैसे होगा? तो हम कहेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसको साइड में कर लेते हैं, मान लीजिए इतना हम ले करके इसको साइड में कर लेते हैं, तो करेंगे तो कैसे होगा? जरा ध्यान से सुनिएगा। इसको हम साइड में कर देते हैं और यहां कर लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। और कहेंगे तब हम क्या कि गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। तो कहेंगे कौन कौन? तो पहला अगर कहेंगे तो गोली दर्पण में जो पहला होगा वो अवतल दर्पण होगा और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। ये अवतल दर्पण होगा और जो दूसरा होगा वह क्या होगा? तो कहेंगे सर वह उत्तल दर्पण होगा। जरा मेरी बात को समझिएगा, उत्तल दर्पण होगा। और इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि सर किस स्थिति में यह अवतल दर्पण होगा और किस स्थिति में उत्तल दर्पण होगा। लेकिन पहले मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम कहे कि अगर गोली दर्पण है तो गोली दर्पण में हम बात कह सकते हैं कि सर गोली दर्पण क्या होता है? तो किसी कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके एक भाग पर अगर कलई कर दिया जाए तो दूसरा भाग चमकीला हो जाता है। ठीक है, हमने कर करके आपको दिखा दिया। अब कह रहे हैं गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है, तो कैसे पहचानेंगे कि सर अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? तो जरा चलते हैं नए पेज से और पहला हेडिंग अगर डालेंगे अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। तो जब अवतल दर्पण होगा तो कहेंगे कि जब किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल पर कलई कर दिया जाए, कलई या पेंट करना, पॉलिश करना, कलई कर दिया तो धसा हुआ तल चमकीला हो जाता है। चमकीला हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कहेंगे सर चमकीला हो जाता है। चमकीला हो जाता है तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। जरा मेरी बात को समझिएगा। हमने कहा क्या? जब किसी गोली दर्पण के
उभरे हुए तल पर कलई कर दिया जाए तो जो धसा हुआ तल होगा वह चमकीला हो जाएगा, हो जाता है। तो वह दर्पण क्या कहलाता है? तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। जरा मेरी बात को समझिएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हम आपसे कहे कि यह दर्पण कौन सा है, तो हम कहेंगे सर दर्पण जो है ये ऐसा दर्पण होता है। कहेंगे ठीक है सर। अब इसमें कहेंगे सर ये धसा हुआ तल होता है। कौन सा? ये धसा हुआ तल, जो ऐसे ये धसा हुआ तल है और ये उभरा हुआ तल है। तो कह रहा कि जब किसी गोली दर्पण के उभरे हुए तल पर कलई कर दिया जाएगा, तो उभरे हुए तल पर कलई किया जाएगा तो क्या होगा? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हम कहेंगे सर उभरे हुए तल पर कलई कर दिया जाएगा, तो आप बताइएगा सर ऐसे कलई कर दे क्या? जब उभरे हुए तल पर कलई करेंगे तो धसा हुआ तल आपका चमकीला होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे सर होगा। तो इस स्थिति में अगर मान लीजिए ऐसे हम कर दे तो हम कहेंगे सर अगर यह दर्पण है और उभरे हुए तल पर कलई किया गया है तो अब प्रकाश किधर जाएगा? तो हम कहेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो प्रकाश होगा तो इससे टकराएगा और टकरा कर किसी माध्यम में वापस आएगा। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि पीछे वाले भाग पे उभरे हुए भाग पर कलई कर दिया गया है। तो यह दर्पण जो होगा आपका क्या कहलाएगा? तो कहेंगे सर अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो कहेंगे सर अवतल दर्पण कहलाएगा। यानी यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई कि सर अगर आज के बाद हमसे कोई दर्पण पूछेगा और उसमें अवतल दर्पण पूछेगा तो हम कहेंगे कि जब किसी गोली दर्पण के उभरे हुए तल पर कलई कर दिया जाए तो धसा हुआ भाग चमकीला हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कोई कि ठीक है सर अवतल दर्पण, तो हम बता ही देंगे। अगर उत्तल दर्पण आएगा तो क्या करेंगे? तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम आपसे कहे और इस स्थिति में इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और इसको हम समझा दिए आपको सर ये कौन सा है, तो कहेंगे सर अवतल दर्पण है। अगर मान लीजिए हम कहे आपसे कि सर उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण जस्ट इसका अपोजिट होगा और तब वो होगा आपका दूसरा कंडीशन और ये वाला होगा आपका पहला कंडीशन। तो हम कहेंगे कि जब गोली दर्पण के धसे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए तो उभरा हुआ तल चमकीला हो जाता है, तो वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। जरा मेरी बात को समझिएगा। अब अगर हम आपसे कहे, हमने यही कहा कि सर अगर जब कोई गोली दर्पण होगा और उसके उभरे हुए तल पर अगर कलई कर दिया जाएगा तो अगर धसे हुए भाग पर कलई कर दिया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? तब कहेंगे सर उभरा हुआ तल चमकीला हो जाएगा और तब उस स्थिति में उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसे अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए एक भाग हम ले लेते हैं यह दर्पण, ठीक है, ऐसा ले लिए। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कभी रहा होगा तो कभी न कभी इस बात का ऐसा नहीं है कि ऐसा रख दिए तो सर बस ऐसा ही अधबना है, ये अधबना नहीं है, ये कभी न कभी पूरा गोला रहा होगा। अगर ऐसा है तो कभी न कभी ये पूरा गोला रहा होगा और सही बात है, तभी तो उसी से काट करके निकाला गया है। तो बस इतना समझिए, अगर ऐसा आकृति है तो कभी न कभी ये पूर्ण गोला था, यानी पूर्ण गोले को लेकर के चलिएगा। अगर हम कहे अगर किसी गोली दर्पण के उभरे हुए तल को तो कलई करते थे तो अवतल दर्पण कहलाता था। अब की बार अगर धसे हुए तल पर कलई कर देंगे तो आप बताइएगा, जब धसे हुए तल पर कलई करेंगे तो उभरा हुआ तल चमकीला होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे सर उभरा हुआ तल चमकीला होगा। अब कोई प्रकाश पड़ेगा तो ऐसे और टकरा करके ऐसे जाएगा। तो अब बताइएगा, जब अगर धसे हुए तल को कलई कर दिया जाएगा और उभरा हुआ तल जो होगा वो चमकीला हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे सर
उत्तल दर्पण। कौन सा कहेंगे? उत्तल दर्पण कहलाएगा। जरा मेरी बात को समझिएगा फिर से। हमने कहा क्या कि बहुत इजी है अगर इसका परिभाषा किसी को बताना पड़े तो। अगर कोई दर्पण पूछता है तो कहिए किसी कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है और जिसके एक भाग पर अगर कलई कर दिया जाए तो दूसरा भाग चमकीला हो जाता है, तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। लेकिन यह दो प्रकार का होता है मुख्यतः रूप से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर अवतल दर्पण को कहेंगे अगर किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल पर कलई कर दिया जाए तो जो धंसा हुआ भाग होगा वो चमकीला हो जाएगा, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। अगर गोलीय दर्पण के धंसे हुए तल पर अगर कलई कर दिया जाए तो जो उभरा हुआ तल होता है वो चमकीला हो जाता है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर हम ऐसे दर्पण को हम कहते हैं कि उत्तल दर्पण है। यानी आपको आसानी से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जब इससे आगे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है तो यह बात तो पूरा समझ में आ गया सर दर्पण क्या होता है, यानी गोलीय दर्पण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, यह बात आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दर्पण से संबंधित हम आपको परिभाषाएं बताएंगे और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी बताएंगे। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण तब आपकी ये जरूरत पड़ेगा और मैं बार बार तब आपको बताऊंगा बनाऊंगा कि सर ये कौन सा है, तो हम कहेंगे सर ये वाला जो है यह उत्तल है और ये वाला जो है वो क्या है, तो कहेंगे सर अवतल है। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम आपसे कहे तो फिर मैं आपको इस बात से आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा दर्पण मिलेगा तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि सर कभी न कभी यह रहा होगा तो पूर्ण गोला रहा होगा और तभी उससे वह काट करके यह निकाला गया होगा, तो कभी न कभी गोला रहा होगा तो इसका एक केंद्र जरूर रहा होगा। जाहिर सी बात, यह बात आप समझ पाए। अब अगर वो नहीं दिखाया गया है तो समझ लीजिए कि नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगर ऐसी आकृति अगर आपको कहीं मिलेगी तो आपको नहीं पता चल रहा है कि सर ये कभी न कभी गोल रहा होगा तभी तो ऐसा मिला है, क्या अगर सीधा रहता तो ऐसा मिलता क्या? कहते नहीं सर। तो उस स्थिति में आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि सर जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषा है, तो उस स्थिति में आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या होता। तो अगला हेडिंग अगर हम कहेंगे तो कहेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कहें आपसे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा क्या? हमने यही कहा कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं और जिनको गोलीय दर्पण समझ में आ गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में आ गया, तो उनको यह बात समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर कह सकते हैं कि क्या होता है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, तो क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर सबसे पहले कहें हम कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, पहला दर्पण का ध्रुव, जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। दर्पण का ध्रुव अगर हम आपसे कहेंगे तो क्या होता है, तो हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के यानी जो परावर्तक तल होगा, परावर्तक तल के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या? हमने यही कहा कि दर्पण का ध्रुव अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो कहिएगा गोलीय दर्पण के, जरा ध्यान से सुनिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र केंद्र को भी यहां लिख लीजिएगा, दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम आपसे कहना चाहें कि मान लीजिए कि अगर हम कहे आपसे कि यह मान लीजिए क्या है, आपका गोलीय दर्पण है, जाहिर सी बात है परावर्तक तल है, ये गोलीय दर्पण है और परावर्तक तल है, और इसके एक भाग को अगर हम कलई कर देंगे तो इस परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को कहा कहेंगे? तो यहाँ केंद्र कोई बिंदु होगा कि नहीं होगा? तो इस दर्पण यानी जो परावर्तक तल होगा गोलीय दर्पण का, उसके केंद्र को हम क्या कहेंगे? तो उसके केंद्र को हम कहेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का, यहां थोड़ा सा इरेज हो रहा है तो इसको बस P लिख दीजिए। तो हम कहेंगे सर ये P होगा, और P किसे कहते? तो कहेंगे सर यह ध्रुव है। तो यहां कोष्टक में लिख लीजिएगा ध्रुव। यानी यह बात आपको समझ में आ गया कि जो परावर्तक तल होगा उसके केंद्र को हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर ध्रुव कहेंगे, और इसे हम P से प्रदर्शित करेंगे। यानी मेरी बात आपको समझ में आ गया कि अगर कहेंगे सर दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो परावर्तक तल के केंद्र को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए इसको अगर हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और कहें हम कि आ जाइएगा अगला जो टॉपिक है दूसरा, तो हम कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो आपको यह बात पता है कि जो गोलीय दर्पण हमको प्राप्त हुआ है यह किसी न किसी खोखले गोले का बना हुआ होता है। तो हम कहेंगे कि जो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है ना, उसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जरा मेरी बात को समझिएगा। हमने कहा क्या कि जो यह बना है कभी न कभी पूर्ण गोला रहा होगा। तो यह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, तो क्या इसका केंद्र होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे सर होगा। तो हम कहेंगे यह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? तो उसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो हम कहेंगे ऐसे लिखिए जरा। अगर हम आपसे कहें थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, इसको थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, ये इसको इतना दूर मिटा दीजिए। अब आप समझिएगा जरा। इतनी बात तो सबको पता है कि सर किसी न किसी खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग है। तो चलते हैं, हम कहेंगे ऐसे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। मेरी बात को सुनिएगा। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित। इसको जरा ऐसे दूसरे रंग में लिख लीजिए। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, इस खोखले गोले के कटे हुए भाग जिसका होता है उसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? तो कहेंगे उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए कि यह गोलीय दर्पण है, तो जाहिर सी बात है हम यह गोलीय दर्पण है, इसी के खोखले गोले से काट करके इतने भाग को क्या कर लिया है? निकाल लिया हमने, और इतने पर कलई कर दिया गया है। समझ रहे? तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे? उस स्थिति में हम कहेंगे कि सर यह जो निकला है गोलीय दर्पण किसी गोले का बना हुआ भाग तो होगा, कटा हुआ भाग होगा। तो इसके केंद्र को क्या कहेंगे? तो इसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि कहेंगे सर तब तो एक चीज क्लियर हो गया। कहेंगे क्या कि सर अगर यह गोलीय दर्पण है तो थोड़ा सा हम इसको और छोटा कर देते हैं। मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। और इस स्थिति में इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं
तो कहेंगे सर ठीक है कि इसका केंद्र तब यहां कहीं होगा, तो इसके केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से प्रदर्शित करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बात समझ में आ रही होगी। अभी ऐसा फिगर अच्छा बना नहीं है, लेकिन आप समझिए इस गोली दर्पण का जो केंद्र रहता है उसे हम ध्रुव कहेंगे। तो जिस गोले का कटा हुआ भाग होगा ये, तो उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि सर वक्रता केंद्र भी हमको आ गया समझ में, और इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कहेंगे कि अगला जो टॉपिक होगा वह होगा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो अगला जरा लिखिएगा वक्रता त्रिज्या। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यानी तीसरा जो टॉपिक होने वाला आपका वह होने वाला है वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है जरा हम आपको बताते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सर यह किसी न किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, और इसको मैंने ऐसे काट दिया, और इसके उभरे हुए भाग पर क्या कर दिया गया? कलई कर दिया गया। चाहे धसे हुए भाग पर कलई करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका ध्रुव तो यही जा होगा। और इससे किससे प्रदर्शित करते थे? पी से। और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु और हुआ करता जिससे काट करके निकाला गया, उसको सी से प्रदर्शित करते। लेकिन अब की बार कह रहा वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस खोखले गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कहेंगे आपसे परिभाषा इसका लिखना चाहे तो कहेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को ऐसे लिखिए, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा क्या? हमने यही कहा कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अगर हम आपसे कहना चाहे कि मान लीजिए अगर ये आकृति है, थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं तो आपको यह बात पता है कि सर एक बात तो क्लियर है कि जो ये गोली दर्पण बना है कभी न कभी किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग था। समझ रहे? तो ये भाग था, तो उस स्थिति में हम उसको कह सकते हैं यानी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते थे? वक्रता केंद्र कहते थे, जिसे सी से प्रदर्शित करते थे। लेकिन कह रहा वक्रता त्रिज्या, तो कहेंगे गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? कहेंगे सर यही इसका त्रिज्या होगा, और इसी को हम क्या कहेंगे? तो हम इसी को कहेंगे आर। तो इतना लिखना जरूरी है का? यानी इसको दिखाना जरूरी है का? बस हम किसको दिखाएंगे? गोली दर्पण का। अब एक तरीके से और परिभाषा अथवा करके हम कह सकते थे, वह यह बात है कि किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह और आसान हो जाएगा, लेकिन आपको हमने इसलिए बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मान लीजिए अगर हम आपसे कहे एक और परिभाषा अगर अथवा करके कह दे तो हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वही बात है। और ये
आर से प्रदर्शित तो इसको करेंगे, वक्रता त्रिज्या ही तो है, इसे भी आर ही से प्रदर्शित करेंगे। हमने कहा क्या कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी हम आसानी से कह सकते हैं कि सर वक्रता त्रिज्या अगर कोई आपसे पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र सेम है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग गोली दर्पण होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि अगर दर्पण आपको ऐसा कहीं मिले तो ये गलती कभी ना कीजिएगा कि सर ऐसा रहा होगा, कभी ना कभी ये पूरा गोला रहा होगा, इस बात का ख्याल रखिए। तो इसका केंद्र सी और ये क्या होगा पी और इसके बीच की दूरी को आर कहते हैं। यानी इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी 3 परिभाषा हमने आपको बता दिया। तो कहेंगे क्या, तो कहेंगे सर दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र और दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो उम्मीद कर रहा इतनी बात समझ में आ रही है। अगर बात समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलते अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे देखते हैं, वो मेरा है मुख्य अक्ष। आखिर में मुख्य अक्ष क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई गोलीय दर्पण होगा तो उसके एक भाग पर कलई किया गया होगा, तो ऐसा कलई किया गया होगा और उस स्थिति में आपको पता है सर इसके केंद्र को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं और इसके केंद्र को सी कहा करते थे। तो मुख्य अक्ष क्या होगा, तो कहेंगे गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। यानी यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अगर कोई आपसे मुख्य अक्ष पूछेगा तो हम कहेंगे गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर आपको कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि अगर लिखे तो कहेंगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष नहीं कहेंगे, वक्रता केंद्र और कहिए, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा क्या, अगर जो गोली दर्पण होगा, इस गोली दर्पण में आपको सबको हमने बता दिया था कि यह होता है P जिसे हम ध्रुव कहते हैं, ये होता है C जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो रेखा वक्रता केंद्र और ध्रुव से हो करके जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। यानी उम्मीद कर रहे हैं आपको यह बात समझ में आ रही है कि क्या होता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष आपको अच्छे से समझ में आ गया, यानी कोई समस्या नहीं है। यानी सीधे सीधी बात यह है कि सर ध्रुव भी पढ़ लिए, वक्रता केंद्र भी पढ़ लिए, वक्रता त्रिज्या भी पढ़ लिए जिसको हम ये कहते थे। अब बात आती है कि सर फोकस किसे कहते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वह है मेरा मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आपसे कहे मुख्य फोकस, अगर मान लीजिए हम कहे आपसे मुख्य फोकस, अब जरा ध्यान से सुनिएगा मुख्य फोकस क्या होता है। तो कहेंगे मुख्य फोकस क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हम कहेंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर के जाती है उसी को क्या कहते हैं, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या, अगर आज के बाद अगर कोई आपसे पूछेगा कि सर मुख्य अक्ष तो पता चल गया, मुख्य फोकस कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जब कोई प्रकाश की किरणें या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर
चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर के जाएगी, तो किस बिंदु से होकर के जा रही है? इस बिंदु से होकर के जा रही है कि नहीं जा रही है? हम कहेंगे हाँ सर, तो हम कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर के जाएगी वह उसे क्या कहेंगे? उसे हम मुख्य फोकस कहेंगे। मैं बता दूं, ये कहीं टकराएगी उस स्थिति में याद रखिएगा, जो मुख्य से टकराएगा तो होकर के जाएगा जरूर, और किससे होकर के जाएगा? तो हमेशा किससे होकर के जाएगा? तो हमेशा फोकस से होकर के जाएगा, चाहे इधर से जाए और चाहे अगर हम कहें कि मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा और टकराने के बाद किससे होकर के जाएगा? फोकस से। फिर यहां से अगर टकराएगा तो टकराने के बाद किसी अन्य बिंदु से होकर के नहीं जाएगा, तो कहेंगे क्या होगा? जरा ध्यान से सुनिएगा। हम कहेंगे कि ऐसे जाएगा तो टकराने के बाद ये किससे होकर के जाएगा? यानी हमेशा मुख्य फोकस से होकर के जाएगा। यानी सीधी सीधी बात कहने वाली ये है कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि सर मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा कहिएगा कि सर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर के जाता है उसी को फोकस कहते हैं। तो इससे होकर के जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल एफ से। और बात याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई दर्पण रहेगा और दर्पण से टकराने के जाएगा, ये मुख्य अक्ष होगा और ये पी होगा और ये सी होगा, तो मैं बता दूं कहीं से टकराएगा तो जिससे होकर के जाएगा वो कभी फोकस से होकर के जाएगा, यानी यह फोकस कहलाएगा। यानी सीधी बात, कहीं टकराए लेकिन जाएगा होकर के फोकस से ही। किसी से टकराए जाएगा किससे? तो कहेंगे सर फोकस से होकर के जाएगा, यानी हम उसे मुख्य फोकस कहेंगे। यानी टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम कहें कि सर मुख्य फोकस है तो लिखेंगे कैसे? तो कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य, टकराने के बाद जिस बिंदु मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाता है, जिस बिंदु से होकर जाता है वह मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ से प्रदर्शित करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या? हमने यही कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर के जाएगा उसे मुख्य फोकस कहेंगे। और मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, वो कभी टकराएगा तो फोकस से होकर के जाएगा, कहीं और से जाएगा ही नहीं। यानी सीधी बात हम यह कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराएगा तो टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर के जाएगा उसे मुख्य फोकस कहेंगे। और यह बात याद रखिएगा, कभी भी टकराएगा तो फोकस से होकर के जाएगा और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी सीधी सीधी बात है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाता है वह मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगली बात जो है, अगर हम कह दे, अगला जो होगा हम कहेंगे सर फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो मैं आपको इसी में बता देना चाहता हूं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए हम कहे, इसको अलग कर लेते थोड़ा सा और इसको यहां रख दीजिए पैरेलल में। अब अगर हम कहें आपसे कि मान लीजिए, अगर बात आपको यह समझ में आ गया कि सर क्या होता है मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस क्या होता है, तो अगला जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक ये है कि सर फोकस दूरी क्या होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो फोकस दूरी क्या होता है? तो हम कहेंगे सर फोकस दूरी जो होता है, तो कहेंगे फोकस दूरी
अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। फोकस दूरी कोई पूछेगा तो कहेंगे सर फोकस दूरी हम कहेंगे फोकस यानी मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को सबसे आसान परिभाषा कहिए, कहेंगे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो हम कहेंगे क्या कि फोकस या मुख्य फोकस कह दीजिए, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस नहीं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो कहेंगे सर स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा क्या? तो हमने यही कहा कि अगर मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा अब बड़ा कर लीजिए, अगर इतना बड़ा हम कर लेते हैं तो कहेंगे क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने आपको बताया और लिखा भी है कि मुख्य फोकस, क्या मुख्य फोकस यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। तो मुख्य फोकस ये है तो हम कहेंगे हाँ सर ये है, फोकस ये हो गया, तो ध्रुव क्या है? ये है। तो हम कहेंगे सर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। तो हमने वही कहा कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी यह बात आपका क्लियर हो गया। यानी जो इससे संबंधित परिभाषाएं थे मैंने आपको बता दिया है और उम्मीद करें यह बात आपको समझ में आ भी रहा होगा। अगर यह बात आपको समझ में आ रही है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा, जिससे आसानी से आपको समझ में आ सकता है। यानी कोई दिक्कत नहीं होगा और दोस्तों को भी आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगा। अब चलते, अगर हम आपसे कहे कि क्या क्या हम पढ़े तो इससे संबंधित जो परिभाषाएं पढ़े तो हम कहेंगे, मान लीजिए थोड़ा सा हम ऐसा बना लेते हैं कि यह हम कह देते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, तो कहेंगे सर ये दर्पण है। क्या है? दर्पण है और जिसके एक भाग पर कलई किया गया होगा, कलई कर देते हैं। और हम बार बार यही बताना चाह रहे हैं आपसे कि ऐसे भी हो सकता है और हो सकता है कि सर ऐसे भी हो जाए। तो जरूरी है कि दर्पण उत्तल होगा कि अवतल? तो उस स्थिति में कहेंगे कि सर किसी भी गोली दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं? तो गोली दर्पण के केंद्र को हम कहते हैं क्या? तो कहेंगे सर पी कहा करते थे और ध्रुव इसे कहा करते थे। तो चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो इसमें भी क्या रहेगा? तो इसमें भी आपका रहेगा, तो इसे क्या कहिएगा? पी कहिएगा। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, इसको मैंने बता दिया था। और कोई भी दर्पण होगा, अगर चाहे वो उत्तल हो और चाहे अवतल हो, ठीक, उस स्थिति में क्या होगा? और अगर हम कह दें आपसे, ध्यान से सुनिएगा, अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो चाहे ये अवतल होगा, अरे अवतल है क्योंकि उभरे हुए तल पर कलई किया गया है, और जब उभरे हुए तल पर कलई किया गया होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। जब धसे हुए तल पर कलई किया गया होता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उस स्थिति में जब कहेंगे तो कहेंगे कि ध्रुव तो समझ में आ गया सर, तो कहेंगे जिस गोली दर्पण, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा उसको हम क्या कहते थे? तो उसको हम सी यानी वक्रता केंद्र कहा करते थे। आप भी बताइए, ये भी किसी न किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे सर होगा। तो इसका भी एक ध्रुव था, यानी चाहे दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों का ऐसा फिगर बनेगा। अब कहते कि सर ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर मुख्य अक्ष कहते थे। तो इस समय भी मुख्य अक्ष होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे सर मुख्य अक्ष होगा। अब यह बात कहते कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से हो करके जाती है, ये चाहे ऐसे जाए और चाहे ऐसे जाए, दोनों स्थिति में आपको पता इसी से होकर के जाएगी। और इसको हम क्या कहते थे? तो कैपिटल एफ कहा करते थे। कहीं से होकर के जाएगा, लेकिन होकर के जाएगा तो किससे होकर के जाएगा? तो कहेंगे सर
इसी से होकर के जाएगा। यानी यह बात समझ में आ गया था। अब कहेंगे सर इधर इसमें कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आएगा कि नहीं, ऐसे आएगा तो ये टकरा करके इधर चला जाएगा। लेकिन यहां से देखने के बाद ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि यह इधर से आ रहा है, ये लगेगा इधर से आ रहा है। तो कहेंगे गोली दर्पण से प्रकाश की किरणें जो समांतर आ रही थी, टकराने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीक होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीक होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, कैपिटल एफ कहते हैं। ये जरूरी इधर इधर से आएगा तो क्या होगा, इधर से आएगा तो ये भी टकरा करके थोड़ा सा इसको हम इधर बना लेते हैं, जिससे समझ में आएगा आपको। अब इसको कर लीजिए ऐसे। अब चलते हैं जरा, अब इसको इरेज भी कर लेते हैं। अब आ जाइए। अब कहे सर ऐसे आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर इसमें आएगा तो इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि इधर पॉलिश किया गया, यानी पेंट किया गया, तो टकरा करके इधर ही आएगा। और जब इधर से आएगा इधर हो जाएगा तो इस किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं लगेगा, ये लगेगा कहां से आ रहा है, यहां से देखने के बाद लग रहा है इस बिंदु से। यानी कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से हो करके जाती है या आती हुई प्रतीक होती है, यानी यहां से देखने के बाद ये कभी नहीं लगेगा कि इधर से आ रहा है, लगेगा इस बिंदु से आती हुई प्रतीक होती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर इसे हम क्या कहते हैं, फोकस, यानी मुख्य फोकस कहते हैं। अब कहेंगे मुख्य फोकस हो गया तो इसमें कहेंगे तब क्या होगा सर, तो फिर इसमें भी वही होगा कि इसके बिंदु से होकर के जाएगा। और इसमें कहा करते थे सर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते थे, तो कहते थे सर स्मॉल एफ, यानी फोकस दूरी कहा करते थे। क्या कहते थे, फोकस दूरी कहा करते थे। इसमें भी तब क्या होगा, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर ये फोकस दूरी है और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी उम्मीद करते यह बात आपको समझ में आ गया कि सर आज के बाद अगर आपसे कोई दर्पण पूछेगा किसे कहते हैं, तो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, तो कहेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। यह बात भी समझ में आ गया। तो दर्पण से जो भी संबंधित परिभाषाएं थी वो भी परिभाषा सब हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अगर यह बात आपको समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगा, इसलिए इतना आप पढ़ लीजिएगा। अगले भाग में हम अगला पार्ट आपका लेकर के आएंगे, जो वो होगा कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना होगा। लेकिन इससे पहले आप जब आइएगा इस वीडियो में तो उस समय आप पूरा ये सब चीज तैयार करके आइएगा कि सर कहां होता है ध्रुव, कहां होता है फोकस, कहां होता है वक्रता केंद्र, सब चीज तैयार करके आएंगे, तब प्रतिबिंब बनने की स्थिति को समझ पाएंगे और अच्छे से मैं आपको समझा भी पाऊंगा। इसलिए इतना जब अगले वीडियो में आइएगा तो इतना तैयार करके आइएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना हम रहने देते हैं और इतना तैयार करके आइएगा। तो इतना तैयार करके आएंगे तब हम आगे चलेंगे। तो रहने देते आज के लिए इतना, धन्यवाद।